रखिएगा और मैकडूगल का नाम याद रखिएगा, बस इसके आगे आपको कुछ नहीं याद रखना है। संख्या याद रखिएगा, कितनी संख्या होती है? 14 होती है, और ये फ्राइड ने बताया था। ठीक है, ये आपके सेकेंड पेपर में पूछ सकता है, अगर फर्स्ट में नहीं पूछा तो याद रखिएगा, सेकेंड में पूछ सकता है, फर्स्ट में नहीं पूछा तो। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बस इतनी ही बात याद रखिएगा संवेग में। और संज्ञान में क्या है? संज्ञान क्या होता है? मानसिक क्रिया होती है, तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति होती है। अब बताइए, संज्ञान और संवेग में कुछ अंतर दिख रहा है? कुछ अंतर दिख रहा है ना? ये एक उत्तेजित दशा है, लेकिन ये एक उत्तेजित दशा नहीं है। ठीक है, आप कल्पना करते हो तो क्या उत्तेजित होकर के कल्पना करते हो? ठीक है, आप तर्क करते हो तो क्या उत्तेजित होकर के तर्क करते हो? भावनात्मक रूप से तर्क करते हो? नहीं। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि संज्ञान और संवेग क्या है? एक दूसरे से सन्निहित है। याद रखिएगा, एक केवल व्यक्ति ऐसा बंदा मिला, गजब का बंदा, जंजोक ने कहा था कि संज्ञान एवं संवेग स्वतंत्र होते हैं। इसको नोट कर लो, अभी हम बताते हैं और बातें। जंजोक एक ऐसा व्यक्ति था, सबने कह दिया कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से अलग नहीं है, संज्ञान और संवेग सन्निहित हैं। लेकिन इस बंदे ने गजब का बात बोला कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। नोट कर लीजिएगा, स्वतंत्र होते हैं। इस बात को एकदम नोट कर लीजिएगा, संज्ञान और संवेग क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें आपको याद पता क्या रहना चाहिए कि जो संज्ञान होते हैं और संवेग होते हैं, ठीक है, नोट करिएगा इस चीज को, जो संज्ञान होते हैं और संवेग होते हैं वह एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। देखिए, विकल्प में आपको जो आएगा विकल्प में ना, वही हम आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से अलग नहीं है। नोट करते जाइए, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, संज्ञान एवं संवेग, संज्ञान एवं संवेग सन्निहित हैं। क्या है? सन्निहित हैं। ठीक है, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सन्निहित माने परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये बार बार पूछा है, जितने हम आपको विकल्प बता रहे हैं ना, ये उतनी बार का विकल्प माने प्रश्न में पूछा हुआ विकल्प है। प्रश्न में दे देगा संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से सन्निहित हैं। ठीक है, एक दूसरे से अलग नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो संज्ञान एवं संवेग परस्पर, संज्ञान एवं संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, और संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। एक बात और लिख लीजिएगा, संज्ञान एवं संवेग के बीच गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। संज्ञान एवं संवेग के बीच गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। अरे इसमें से तो आप समझिए एकदम क्वेश्चन आएगा ही आएगा और यही विकल्प होंगे, ये भी आप नोट कर लीजिए। संज्ञान एवं संवेग के बीच गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। दिमाग में इतना बैठाइएगा कि वह एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। ठीक है, आप मुझे जरा बताइए कि जो संज्ञान है, जो मानसिक क्रियाएं हैं, वो संवेग से अलग हो सकते हैं? संवेग से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, संवेग से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जंजोक ने बता दिया कि एक दूसरे से क्या है? ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो संज्ञान एवं संवेग के बीच गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है, और जो संज्ञान है, ये है संज्ञान है, वो संज्ञानात्मक विकास का एक अभियोग्यता का विकास है। ठीक है, लिख लीजिएगा, जो संज्ञान है, संज्ञानात्मक विकास एक अभियोग्यता का विकास है, अभियोग्यता का विकास है।
अगर आपसे पूछ दे, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि संज्ञान क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास एक अभियोग्यता का विकास है। संज्ञानात्मक विकास क्या है? एक अभियोग्यता का विकास है। हमारे पास योग्यता नहीं होगी, हमारे पास अभियोग्यता नहीं होगी तो हम तर्क कर पाएंगे, कल्पना कर पाएंगे, ठीक है, हम चिंतन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मानसिक प्रक्रिया हमारी काम ही नहीं करेंगे, हमारे पास योग्यता नहीं रहेंगी तो, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास एक अभियोग्यता का विकास है। संज्ञान एवं संवेग के बीच गतिशील पारस्परिक क्रिया होती रहती है। संज्ञान एवं संवेग परस्पर जुड़े और एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। संज्ञान एवं संवेग सन्निहित होते हैं। संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। विकल्प में ना यही बार बार पूछता है, अरे जब संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है तो मतलब क्या है? सन्निहित ही तो हैं। ये सारे अब तक 2000 मतलब 14-15 से यही सारे विकल्प आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। आप इसको हमने एक एक करके क्या किया? नोट किया है। याद रखिएगा, मतलब बस आपको इतना याद रखना है कि जो संज्ञान है वो मानसिक क्रियाओं से होता है और संवेग क्या होता है? उत्तेजित क्रियाओं से होता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, जो उत्तेजित जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, अब हमारी मस्तिष्क जब तक उसको ये नहीं करेगी तब तक हम क्या उत्तेजित हो पाएंगे? ठीक है। अगर हम नहीं रोना चाहेंगे, अगर हमारी मस्तिष्क नहीं रोने दे रही है, ठीक है, हमें उत्तेजित नहीं कर रही है, ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या हम रो पाएंगे? नहीं रो पाएंगे, ठीक है। यानी कि एक दूसरे से क्या सन्निहित हैं, परस्पर निर्भर हैं, ठीक है। तो ये संज्ञान और संवेग भी हो गया। देखिए सीटेट में प्रश्न पूछा हुआ है। और एक बात और हम बता देते हैं, जो संवेग की उत्पत्ति होती है, याद रखिएगा, संवेग की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, वो किससे होती है? मूल प्रवृत्ति से होती है। ये भी दिमाग में बैठाए रखिएगा, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्ति से होती है, ठीक है। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्ति से उत्पत्ति होती है। हाँ, अब आप हमें बताइएगा कि संवेग की उत्पत्ति होती है किससे? मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाएं से, पोषण से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे? मूल प्रवृत्ति से। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, बताइएगा, क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा? हाँ, उत्तेजना और भाव में उथल पुथल। संज्ञान तथा संवेग के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? बताइएगा। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। विकल्प बी, संज्ञान संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। विकल्प सी, संज्ञान संवेग एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। डी, कोई नहीं। तो क्या होगा? संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। हमारे अंदर जो मानसिक क्रियाएं हैं, ठीक है, अगर हम रोना नहीं चाहेंगे तो क्या इमोशन हमें ये कर पाएगा? हम पर दबाव डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा। हमें उत्तेजित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो संज्ञान और संवेग एक दूसरे से सन्निहित हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं हैं। ये अलग अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। तो ये रहा। हाँ, एक चीज और बताइएगा कि रास ने संवेग को कितने प्रकार, अच्छा वाटसन ने 3 प्रकार बांटा, रास ने 3, फर्जी क्वेश्चन, इसको छोड़िए। आप बताइएगा, बच्चों में संवेगात्मक विकास के प्रतिमानों में असमानता का कारण है आनुवांशिकता, पर्यावरण, परिपक्वता, ये सभी। बच्चों में संवेगात्मक विकास के प्रतिमानों में असमानता का क्या कारण है? तो देखिएगा, जहां पे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों विकल्प आते हैं वहीं पे क्या हो जाएगा? विकल्प सही होगा। प्रश्न क्या कह रहा है ना कि बच्चों में संवेगात्मक विकास के प्रतिमानों में असमानता का क्या कारण है? देखिएगा, आनुवांशिकता से और वातावरण से, दोनों से अलग अलग तरीके से विकास होता है। समझ में आ रहा ना? आनुवांशिकता से और वातावरण से बच्चे का संवेगात्मक विकास अलग अलग तरीके से होता है, यानी कि ये सभी हो जाएगा। बच्चों में संवेगात्मक भाव बच्चों में जन्मजात होता है। ये किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। ये सीटेट के जूनियर में पूछा हुआ प्रश्न है। जितना भी बता रहे हैं आपको, ये सब पूछे हुए प्रश्न, नोट करिए इस चीज को। संवेगात्मक भाव बच्चों में जन्मजात होता है, ये वाटसन ने कहा था। अभी हम आपको बता भी दिए हैं कि 3 संवेग होते हैं जन्म के समय में, वाटसन ने बताया था। नोट करिएगा, संवेगात्मक भाव बच्चों में जन्मजात होता है, वाटसन ने कहा था।
संवेगात्मक भाव बच्चों में क्या होता है, जन्मजात होता है, वाटसन ने कहा था। ठीक है, संवेगों का विकास अविभेदित उत्तेजना पर आधारित होता है, ये भी नोट कर लीजिए, ब्रिजेज का स्टेटमेंट है, लिखिएगा ब्रिजेज, महिला मनोवैज्ञानिक है ब्रिजेज। ठीक है, महिला मनोवैज्ञानिक है ब्रिजेज। ब्रिजेज ने कहा था कि संवेगों का विकास अविभेदित उत्तेजना पर आधारित होता है। संवेगों का विकास अविभेदित उत्तेजना पर आधारित होता है। जल्दी जल्दी लिखिए, संवेगों का विकास अविभेदित उत्तेजना पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, ये महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज ने बताया था। ठीक है, फ्रायड ने 2 बताया था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल ने बताया था, वुडवर्थ ने बताया था उत्तेजित दशा, और संवेग क्या होता है, एक उत्तेजना होता है। संवेग के बारे में इससे बेहतर अब कुछ प्रश्न बन ही नहीं सकता। ठीक है, और संज्ञान मानसिक क्रियाएं ही क्या कहलाती हैं, संज्ञान कहलाती हैं। संज्ञान संवेग एक दूसरे से अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से अलग नहीं है अर्थात सन्निहित हैं, और स्वतंत्र नहीं है, ये बात है ना, स्वतंत्र नहीं है। बस केवल एक वैज्ञानिक पागल मिला जो बताया कि क्या है, स्वतंत्र, वो है जंजोक। याद रखिएगा, जंजोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संज्ञान और संवेग समझ में आ गया। हाँ, जंजोक, गजब का ये वैज्ञानिक है जंजोक। कहाँ रख दी उसको हम, तुम लोग नाश्ता वास्ता करके आए हो ना? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अरे यार बेहोश तो हमको हो जाना चाहिए। ठीक है, चिल्ला तो हम रहे हैं ना। चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं आगे, अब हम पढ़ लेते हैं समाजीकरण। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा सा अभी एनर्जी बची ही रहेगी, तभी हम सिद्धांतों को पढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा समाजीकरण पे ये कर लेते हैं। ठीक है, कि समाजीकरण क्या होता है। देखिए, जो समाजीकरण है, पहली बात तो याद रखिएगा कि समाजीकरण का जो अर्थ होता है वो रीति रिवाज और मान्यताओं के नियम के अनुसार समायोजन करना होता है। समाजीकरण से एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है ना, नोट कर लीजिएगा। समाजीकरण, ठीक है, समाजीकरण का मतलब होता है कि समाज के रीति रिवाजों, समाज के, है ना, रीति रिवाजों और मान्यताओं, समाज का जो रीति रिवाज होता है, जो मान्यता होता है, ठीक है, एवं जो नियम होता है, एवं नियम यानी कि नियमों का समायोजन करना ही समाजीकरण होता है। समायोजन करना ही क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। आप अगर इन सभी चीज़ों को इन सभी चीज़ों में कोई एक चीज़ फॉलो मत करिए, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि आपके अंदर समाजीकरण नहीं है। तो आप समाज में रहते हैं, तो समाज में जब रहते हैं तो समाज के रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, समाज की मान्यताओं को भी फॉलो करते हैं, समाज के नियमों को भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, अपने अंदर समायोजित करते हैं। ठीक है, तो यही होता है क्या, समाजीकरण। याद रखिएगा, जो समाजीकरण होता है वो क्या होता है, एक सतत प्रक्रिया होता है, मतलब ये हमेशा चलते रहता है। समाजीकरण चलते रहता है कि नहीं, हमेशा। बच्चा हमेशा समाज से कुछ ना कुछ सीखते रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, विशेषता में अगर पूछ दे समाजीकरण की, अगर समाजीकरण की विशेषता में अगर पूछ दे, ठीक है, देखिए विकल्प 1 अगर ऐसे दे दे,
ठीक है। विकल्प 2 अगर ऐसे दे दे और पूछेगा क्या कि नहीं है, तब आप क्या करेंगे? इन सभी चीजों को जाने रहेंगे तभी ना कि समाजीकरण क्या होता है। तो समाज के रीति रिवाज, मान्यताओं एवं नियमों का समायोजन करना होता है। समाजीकरण एक क्या होता है? सतत प्रक्रिया होता है। समाजीकरण क्या होता है? एक सतत प्रक्रिया होता है। यानी कि समाजीकरण किसी बच्चे में हमेशा क्या होता है? चलते रहता है। ठीक है। अरे मरने के बाद भी मूल्यांकन होता है कि फलाना व्यक्ति बहुत बेकार था, समझा ना। समाजीकरण ऐसा हुआ रहता है कि मरने के बाद भी लोग गाली देते हैं कि फलाना व्यक्ति बहुत उदंड था, बहुत बदमाश था, बहुत बढ़िया हुआ, भगवान इसको उठा लिए। ठीक है। तो वो होता है क्या? सतत प्रक्रिया। तो समाजीकरण क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। और एक बात याद रखिएगा, जो समाजीकरण होता है वो फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। यानी कि जो समाजीकरण होता है वो औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। कैसे होता है बताइए आप हमको। विद्यालय समाजीकरण का एक हिस्सा है ना, वो कौन सा होता है? औपचारिक होता है। लेकिन घर अनौपचारिक होता है ना। तो विद्यालय में भी समाजीकरण होता है, लेकिन जो विद्यालय में समाजीकरण होता है वो औपचारिक होता है, और जो घर में होता है, परिवार में होता है, पास पड़ोस में होता है, वो होता है क्या? अनौपचारिक। समाजीकरण को ध्यान में रखिएगा। रीति रिवाज, मान्यताओं, नियमों का समायोजन करना होता है, सतत प्रक्रिया होता है, और ये क्या होता है? औपचारिक और अनौपचारिक होता है। और समाजीकरण आपको क्या करता है? अनुशासित करता है। समाजीकरण क्या करता है? आपको अनुशासित करता है। याद रखिएगा, समाजीकरण आपको क्या करता है? अनुशासित करता है। अब क्या पढ़ेंगे समाजीकरण में बताइए। समाजीकरण आपको क्या करता है? अनुशासित करता है। ठीक है, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखते हैं ना, कुछ करने से पहले भी हम सोचते हैं कि हाँ समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये हमको क्या करता है? अनुशासित करता है। अच्छा देखिए, कुछ लोगों ने बताया है कि समाजीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रथम या प्राथमिक। जैसे कि किसी बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है बताइएगा हमको। क्या होता है? परिवार। बहुत सही। क्या होता है? परिवार। परिवार ही उसका क्या होता है? प्रथम समाजीकरण होता है। और जिसको हम कहते हैं द्वितीय या कह सकते हैं गौण। जो गौण समाजीकरण होता है वो होता है क्या? विद्यालय, पास पड़ोस, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं विद्यालय, ठीक है, या आस पड़ोस या पास पड़ोस। समझ में आ रहा ना, कुछ भी कह लो। पास पड़ोस या आस पड़ोस, है ना। आस पड़ोस नहीं कहते हैं जी, पास पड़ोस ही कहते हैं। ठीक है। हाँ, विद्यालय और पास पड़ोस क्या होता है? ये गौण समाजीकरण होता है। लेकिन जो उसका पहला समाजीकरण होता है वो कहाँ होता है? हाँ, परिवार में। क्योंकि परिवार में ही उसको अनुशासन मिलता है सबसे ज्यादा। ठीक है। बच्चा विद्यालय में भी जाकर के अनुशासन सीखता है। बच्चा परिवार में भी क्या होता है? अनुशासन। बच्चे की माँ, बच्चे के पिता कहते हैं बेटा घर से निकलो तो चरण स्पर्श करके निकलो। जाओ कॉलेज में या मैं विद्यालय में जाओ, प्राइमरी विद्यालय में, तो अध्यापक का पहले क्या करो? झुक करके पहले प्रणाम करो। ठीक है, आते वक्त प्रणाम करो। सारी चीजें अनुशासन बच्चे को कहाँ पहले शुरुआत में सिखाया जाता है? तो परिवार में सिखाया जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं क्या? प्राथमिक समाजीकरण। अच्छा देखिए, कुछ समाजीकरण आपको मिलते हैं जैसे कि लिंग समाजीकरण। एक होता है लिंग समाजीकरण। नोट करिएगा, वो लिंग समाजीकरण क्या होता है? लिंग समाजीकरण का मतलब होता है कि किसी एक लिंग, मतलब स्त्री को या केवल पुरुष को ध्यान में रख करके, ठीक है, अगर समाजीकरण किया गया हो उसको हम कहते हैं क्या? लिंग समाजीकरण। जैसे संस्था नहीं होता है, महिलाओं के लिए ये संस्था है, ठीक है, पुरुष के लिए ये संस्था है। तो ऐसे जो समाजीकरण होते हैं वो क्या होते हैं? लिंग समाजीकरण होते हैं। ठीक है, जैसे महिलाओं के लिए ये सम्मेलन होता है, पुरुषों के लिए सम्मेलन होता है, ठीक है, महिला आयोग होता है। देख रहे हो ना, ये सभी क्या है? लिंग समाजीकरण होता है। यानी कि किसी एक विशेष वर्ग को ध्यान में रख करके अगर कोई समाजीकरण हुआ है तो उसको हम कहते हैं लिंग समाजीकरण। हाँ, लेकिन फिर भी समाजीकरण तो है ना। अच्छा, एक है आपका अग्रिम समाजीकरण। एक है अग्रिम समाजीकरण। देखिए, समाजीकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है अग्रिम समाजीकरण। देखिएगा, अग्रिम समाजीकरण में क्या होता है पता है आपको? अग्रिम समाजीकरण में होता है जैसे कि बच्चा शुरुआत में क्या करता है? देखिएगा, विद्यालय जाता है, घर पे आता है, मूवी देखता है कि एक सिपाही है, दरोगा है, 2 स्टार है, देख करके सलूट मारना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है, हीरो के जैसा कार्य करना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चे को जैसा बनना रहता है ना, वो अग्रिम पहले ही से उसके अंदर समाजीकरण आना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं क्या? अग्रिम समाजीकरण। गजब, किसी वैज्ञानिक, किसी मनोवैज्ञानिक
कि नहीं भैया, इसका भी जो प्रकार बताया ना, धन्य है वैसे वैज्ञानिक का। तो ये है अग्रिम समाजीकरण। सबके घर में ऐसा होता है ना, सबके घर में क्या होता है, ऐसा होता है। तो उसको हम कहते हैं क्या, अग्रिम समाजीकरण। और एक होता है क्या, पुनर्समाजीकरण। पुनर्समाजीकरण क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे आप सीटेट क्वालिफाइड कर लिए, पुनर्समाजीकरण में देखिएगा क्या होता है, आप सीटेट क्वालिफाइड कर लिए, आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, आपको भेज दिया गया कहाँ, केरल, और आप वहाँ पे चले जाएंगे ना, तो आप वहाँ के समाज के हिसाब से अपने आप को समायोजित करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो आपने समायोजित कर ही रखा था, लेकिन आप अब वहाँ पे समाज के हिसाब से अपने आप को समायोजित करेंगे, तो कौन सा समाजीकरण कहलाएगा, पुनर्समाजीकरण कहलाएगा। समझ में आ गया ना। तो याद रखिएगा, प्रथम गौण लिंग समाजीकरण, अग्रिम समाजीकरण और पुनर्समाजीकरण। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, समाजीकरण के प्रकार होते हैं। अच्छा ठीक है, देखिएगा कुछ घटक इसके, जैसे कि परिवार में बच्चा क्या सीखता है, परिवार में बच्चा क्या सीखता है, संस्कार सीखता है। परिवार में बच्चा क्या सीखता है, आदत सीखता है। ठीक है, मिलजुल करके रहना, किसी का सम्मान करना। ठीक है, ये सभी किस में सीखता है, बच्चा परिवार में सीखता है। ठीक है, अगर हम विद्यालय की बात करें, जो क्या है, औपचारिक है और द्वितीयक माना गया है, उसमें क्या होता है, बच्चा जैसे कि आपसी लेन देन, समूह की भावना, इन सभी चीजों को क्या करता है, अपने अंदर विकसित करता है। ठीक है, ऐसा है ना कि कलम दे दो, ठीक है, हमारे पास कलम नहीं है, ठीक, और जब छुट्टी हो जाएगी तो हम तुमको कलम दे देंगे। पता चला कि कलम रख करके बच्चा चला गया घर। ये सब कहाँ से सीखता है, विद्यालय से सीखता है। समझ में आ रहा ना। तो लेन देन की भावना है ना, समूह प्रबलता, ये सभी बच्चा कहाँ सीखता है। ठीक है, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा विद्यालय में जाकर के निर्धारित समय में काम करना सीखता है। ठीक है, निर्धारित समय में काम करना वहीं से सीखता है कि कितना समय में कितना पढ़ा जाए, उसको पता चलता है कि हाँ 35 मिनट में, 40 मिनट में हमको गणित पढ़ना है तो गणित पढ़ना है, वो पता चल जाता है इतने समय में। यानी कि निर्धारित समय में काम करने की प्रबलता धीरे धीरे विद्यालय से बच्चा सीखने लगता है। अब समवयस्क, वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा हमेशा क्या करता है, अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, समाजीकरण में आ जाएगा। ठीक है, आप अपने समवयस्कों के साथ क्या करेंगे, अंतःक्रिया करके सीखेंगे। पता चलता है कि हमारा मित्र श्याम है, श्याम 5 घंटा पढ़ता है, पता चल गया कि हाँ 5 घंटा पढ़ रहा है, तो हम 6 घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, समवयस्क के साथ अंतःक्रिया करके हम सीख रहे हैं। अब मीडिया की बात करें, भाई साहब मीडिया से तो प्रभावित हो गया है क्षेत्र। ठीक है, इसके आपके आदत, वेशभूषा, खान पान, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से न्यूज़ पे देखते हैं, मीडिया में देखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, समाजीकरण को बढ़ावा देता है, प्रभावित भी करता है। ठीक है, तो देखिए समाजीकरण से समझ में आ गया ना। समाजीकरण, देखिए समाजीकरण से कुछ प्रश्न लाए हैं प्रीवियस ईयर का, कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कहाँ होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कहाँ होता है, कब होता है। विकल्प है, किशोरावस्था के दौरान होता है, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान होता है, प्रौढ़ावस्था के दौरान होता है, व्यक्ति के दूसरे पूरे जीवन में होता है। किशोरावस्था के दौरान होता है ना। देखो ये सब पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, 5 साल 10 साल के पूछे हुए प्रश्न है, जो बार बार घुमा फिरा के समाजीकरण से प्रश्न पूछते हैं। अब है परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है क्या, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, औपचारिक का, अनौपचारिक का है ना। परिवार क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र बिंदु है या साधन है। ठीक है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, या आदर्श रूप में बर्ताव कर, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। आप बताइए, आदर्श रूप में बर्ताव करके। ठीक है, आदर्श रूप में बर्ताव करके क्या कर सकता है, उसके अंदर समाजीकरण की भावना को विकसित कर सकता है। किसी महान व्यक्ति के बारे में बताओगे ना, तो बच्चा कहेगा बा वो तो अपने खातिर आना ना महान, हाँ समय कुछ और है, अब समय कुछ बदल गई बा। समझ में आया ना। तो अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। फ्रायड का सिद्धांत था। क्वेश्चन का विकल्प देखिए कितना बढ़िया है, गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यवहारवाद सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। समझ में आ रही बात है।
समझ में आ रहा ना जी? क्वेश्चन को समझिएगा कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं, गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। हमने आपको पढ़ाया है कि सिगमंड फ्रायड ने मन की जो तुलना की है वो बर्फ के शिलाखंड से की है, बताया है ना आप लोग को, ठीक है। और सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत था वो मनोविश्लेषणात्मक या मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत था। उन्होंने क्या बताया था? मन के 3 प्रकार बताए थे, कौन कौन से? चेतन मन, अवचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अब है कि निम्न में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। परिवार, क्योंकि हमने आपको बताया कि बच्चा इस परिवार में, बताया है ना कि बच्चा अनुशासन सीखता है, सम्मान सीखता है, अच्छा बर्ताव करना सीखता है। तो यहीं से क्या हो जाएगा? यहीं से गुणों का हस्तांतरण होगा। अध्यापक साहब कहेंगे कि बच्चा बहुत बढ़िया है, फलाना का लड़का बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, नमस्ते प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, ठीक ठाक है, अनुशासन है इसके पास, ठीक है, ये सारी बातें है ना। तो सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट ये जो योगदान देता है परिवार। अच्छा, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलग होने से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य से, संपर्क से, ठीक ना। सामाजिक अधिगम कहाँ से आरंभ होता है? संपर्क से होता है। अरे नहीं कहा जाता है वो बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, तो क्या है सामाजिक व्यक्ति? यानी कि संपर्क सूत्र उनका सबसे ज्यादा है। तो जब संपर्क, समझिए विकल्प को, बड़ा आसान है, संपर्क सूत्र उनका सबसे ज्यादा है, इसलिए वो व्यक्ति क्या है? सामाजिक हैं। अच्छा आप बताइए वो व्यक्ति सामाजिक कैसे हो सकता है जब संपर्क सूत्र ही नहीं रहता बढ़िया? तो संपर्क सूत्र को बढ़ावा कैसे मिलता? अगर व्यक्ति खराब रहता तो संपर्क सूत्र भी नहीं हो पाता, उतना नहीं हो पाता ना। लोग उनसे संपर्क सूत्र नहीं बनाए रखते। संपर्क सूत्र उन्हीं से बनाए रखते हैं जिनके अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, जिनके अच्छे गुण होते हैं, अच्छी आदत होते हैं, स्वभाव होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण है, समाजीकरण है, बताइएगा। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। विकल्प बी, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। हाँ, ये दिमाग बैठाए रखिएगा, अनुकूलन, ठीक है ना। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन हमने आपको बताया। सीटेट पास करेंगे, यूपी के यहाँ चले जाएंगे केरल, और वहां पे जाकर के वहां के समाज के हिसाब से आप समायोजित करेंगे, यानी कि आप अनुकूलन बैठा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? वहां पे अनुकूलन बैठा रहे हैं, यानी कि वहां का सामाजिक मानदंड जैसा होगा वैसे ही आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को अनुकूलित कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना समाजीकरण? इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखिएगा, निम्न में से किसका मिलान उचित है? सीटेट का क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान उचित है? बताइएगा। शारीरिक विकास वातावरण का, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता का, सामाजिक विकास वातावरण का, संवेगात्मक विकास परिपक्वता का। बताओ किसका मिलान उचित है? सामाजिक विकास वातावरण का। समझ में आ रहा ना? अरे वैसे भी तुम लोग समाजीकरण पढ़ रहे हो, सामाजिक शब्द आ जाएगा तो पहले ट्रिक मारो, है ना। शारीरिक विकास वातावरण, अरे हम तो समाजीकरण पढ़ रहे हैं। शारीरिक विकास वातावरण, केवल वातावरण से शारीरिक विकास थोड़ा ना होता है। संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, ये भी नहीं होता है। संवेगात्मक विकास परिपक्वता, ये भी फर्जी विकल्प है। विकल्प सही है सामाजिक विकास वातावरण, है ना। जैसा वातावरण होगा वैसा ही आपका क्या होगा? सामाजिक विकास होगा। घर में वातावरण बढ़िया होगा, सामाजिक विकास बढ़िया होगा। घर का वातावरण गलत होगा, पिताजी दारू पी के आके मम्मी को पीटते होंगे, बच्चा क्या करेगा? बच्चा वही सीखेगा, देखेगा, ठीक है ना। तो क्या देखो हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं, समझ में आ रहा ना। ऐसे चीजें बहुत काफी देखने को मिलती हैं। जैसा शैक्षिक वातावरण होगा बच्चा क्या होगा? शिक्षित बनेगा, ठीक है। प्रश्न है कि जब कभी, देखिए सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है आंशिक रूप से सत्य है, बिल्कुल सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। बिल्कुल सत्य है। जब कभी दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा ना। तो याद रखिएगा, पता चला कि दो लोगों में दोस्ती हुई, ठीक है, और एक दिन पता चल गया कि भैया आप हमारे बेटी, आप अपने बच्चे का हमारे बेटी से
शादी कर लीजिए, या हमारा बेटा है तो हमारा बेटा आपकी बेटी से शादी कर लिया, एक सामाजिक समूह बन गया। समझ में आ रहा ना? जरा समझो इस बात को, क्या बन गया? एक सामाजिक समूह बन गया। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो ये क्या है? बिल्कुल सत्य है। मनोसामाजिक सिद्धांत देखिएगा, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर बल देता है, लिंगीय व प्रसूति स्तर पर बल देता है, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर बल देता है। बड़ा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से समझिए। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन का है, याद है ना आपको? मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। और ये किस पर बल देता है? तो उद्दीपन व प्रतिक्रिया पे बल देता है। भैया उद्दीपन और प्रतिक्रिया तो ये हटाइए, थॉर्नडाइक स्किनर वाला, पहले काट दो इसको। लिंगीय व प्रसूति स्तर एकदम गलत, ये किसी का है नहीं, हमको एरिक्सन का ही उठाना है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इसको भी काट दो तो बचा क्या? उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। देखो, इल्यूमिनेट करो, विकल्प को हटाओ, छांटोगे विकल्प को ना, तो जो विकल्प बचेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो? आप चयन कर सकते हो विकल्प का। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। कथन है किसका? नोट करो इसको, अभी नोट करो। हरलाक ने कहा था, हरलाक एक महिला मनोवैज्ञानिक थी, याद है ना? हरलाक महिला मनोवैज्ञानिक थी। हरलाक हो, ठीक है? लिखिएगा, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन है हरलाक का, यह कथन है हरलाक का। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह हरलाक का कथन है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, उस पे ये गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है? क्या हुआ? मतलब सीटेट में मतलब पेपर में निकला था कि जैसे टेस्ट करा के ले जाना है, कोरोना का जरूरी है, जाना पड़ेगा। नहीं, टेस्ट करा के नहीं लेके जाना है। वो जो एडमिट कार्ड निकलेगा ना, वो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला है, उस पर सिग्नेचर में करके टिक मार के तो लेके जाना है। ठीक है, टेस्ट करा के नहीं लेके जाना है। किसने अफवाह फैला दिया? एडमिट कार्ड 2 प्रतिलिपि में निकल रही है ना, तो जो ऊपर वाला है ना उस पर टिक करके लेना है। आपको कफ है, जुकाम है, मतलब नहीं है तो उस पर टिक करना है ना। हाँ बस, चलिए आपने सही हो, खुद से तो अपना प्रमाण देंगे ना कि हमको पता चलेगा कि आपको हुआ है कि नहीं हुआ है, बताओ। चलिए, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। देखिए, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, पहली बात तो याद रखिएगा, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इनकी एक पुस्तक थी, डेनियल गोलमैन की। इनकी देखिए, इनका सिद्धांत 1983 में आया था, नोट करिएगा। 1983 में इन्होंने क्या किया था? प्रतिपादन किया था सिद्धांत का। थोड़ा सा जल्दी लेके चलेंगे इनको। देखिए, कुल मिलाकर के तो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, ठीक है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने और जोड़ा, लगभग 10 हो गए। ठीक, जैसे कि पुस्तक को नोट कर लीजिए आप, फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड।
हम सोचे कि जरा डेनियल गोल्डमैन का नहीं है ना, ये फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक है, एकदम ध्यान रखिएगा। और इसी पुस्तक में हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसलिए ये पुस्तक क्या है, इंपॉर्टेंट है। 1983 में फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक। देखिएगा इन्होंने मुख्यतः तो 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, ठीक है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने एक आध और जोड़ दिया है, लेकिन इनकी मुख्यतः 8 प्रकार की बुद्धि है। अच्छा, पहली बात है भाषाई बुद्धि। देखिएगा जल्दी से लीजिएगा इसको, भाषाई बुद्धि। 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताया, 1983 में प्रतिपादन किया इस सिद्धांत का। पुस्तक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। और इन्होंने पहली जो बुद्धि बताया था वो था भाषाई बुद्धि। और भाषाई बुद्धि में क्या होता है पता है, यानी कि जो व्यक्ति अपने भाषा के क्षेत्र में इतना निपुण होता है कि किसी को भी क्या कर ले, अपने तरफ आकर्षित कर ले, ठीक है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है, ठीक है। जैसे राजनेता इतना बढ़िया भाषण देंगे कि आप मन तो बना रखे थे कि इसको वोट नहीं देंगे, लेकिन भाषण सुन करके दिल गार्डन हो गया, है ना। बेचारा बहुत अच्छा व्यक्ति है, चलो इसको वोट दो, है ना, वोट दे देते हैं, फिर 5 साल बाद तो फिर पछतावा होता है, ठीक है। तो भाषाई बुद्धि, राजनेता, और सबसे बढ़िया उदाहरण है साधु संत। इनकी भी भाषा क्या होती है, बहुत ही प्रखर होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया होती है। तो जो भाषाई क्षेत्र में क्या होता है, निपुण होता है, प्रखर होता है, तेज होता है, ठीक है, उस व्यक्ति में कौन सी बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है। याद रखिएगा। अब है तार्किक बुद्धि और गणितीय बुद्धि। तार्किक बुद्धि, इसको हम कहते हैं गणितीय बुद्धि। याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं गणितीय बुद्धि। अरे हम तो गणितीय बुद्धि कह रहे हैं ना, लेकिन इसको तार्किक बुद्धि कहा जाएगा। प्रश्न पूछेगा ना तो गणितीय बुद्धि नहीं देगा, ठीक है, विकल्प में दे देगा गणितीय बुद्धि, ठीक है, लेकिन तार्किक बुद्धि को ही हम गणितीय बुद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो बच्चा गणित के क्षेत्र में, ठीक है, गणित के क्षेत्र में अपना सबसे ज़्यादा अहम योगदान देता है, या गणित में क्या करता है, सबसे ज़्यादा रुचि लेता है, तो उस बालक के पास कौन सी बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि होती है। तो याद रखिएगा, जो बालक क्या करता है, जिसके अंदर तर्क क्षमता ज़्यादा होता है या गणितीय संक्रियाओं को समझने की क्षमता ज़्यादा होता है, ठीक है, उस बालक के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि होती है। एक बुद्धि है स्थानिक बुद्धि। साइंटिस्ट लोग भी तो आते हैं, अभी आगे बताएंगे, ठीक है, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। एक है स्थानिक बुद्धि। 10 प्रकार का बुद्धि है ना, धीरे धीरे पढ़ो, देखो कौन कौन लोग आ रहे हैं इसमें। एक है स्थानिक बुद्धि। अब बताइए ये स्थानिक बुद्धि क्या होता है, वे व्यक्ति जो स्थान को और जो क्रम को क्या करते हैं, महत्व देते हैं, उसको हम कहते हैं स्थानिक बुद्धि। जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे कार्टून का, ठीक है,